प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज हमारा टॉपिक है राजस्थान के खनिज। ये क्लास पीटीटी और प्री बीएसटीसी की चल रही है। हमारे पास 15 प्रश्न हैं। लगभग खनिजों के प्रश्न हैं वो इन्हीं में से आने की पूरी संभावना है। हमारा आज का पहला प्रश्न है, राजस्थान में लिग्नाइट कोयला उत्पादन क्षेत्र कहाँ है? यानी लिग्नाइट कोयला उत्पादन क्षेत्र कहाँ है विद्यार्थियों, ये हमें बताना है। तो कहाँ है? बरसिंहसर, कपूरड़ी और मेड़ता। कहाँ है? बरसिंहसर, कपूरड़ी और मेड़ता। बरसिंहसर, कपूरड़ी और मेड़ता। कहाँ है? मेड़ता। ये हमें ध्यान रखना है। यानी राजस्थान में लिग्नाइट कोयला उत्पादन क्षेत्र कहाँ है? बरसिंहसर बीकानेर, कपूरड़ी बाड़मेर और मेड़ता नागौर में है। ओके विद्यार्थियों, अगला प्रश्न है, राजस्थान भारत में कौन से खनिजों में एकाधिकार रखता है? तो जास्पर, तांबा, सीसा दस्ता और वोलेस्टोनाइट। कौन से हैं? जास्पर, तांबा, सीसा दस्ता और वोलेस्टोनाइट। सीसा दस्ता और वोलेस्टोनाइट। इसमें राजस्थान क्या है? एकाधिकार रखता है। ये हमें ध्यान रखना है कि राजस्थान भारत में कौन से खनिजों में एकाधिकार रखता है? तो जास्पर, तांबा, सीसा दस्ता और वोलेस्टोनाइट में राजस्थान एकाधिकार रखता है। ये हमें ध्यान रखना है। आगे तीसरा प्रश्न है कि लौह अयस्क का उत्पादन राजस्थान के कौन से जिले में होता है? तो लौह अयस्क का उत्पादन राजस्थान में जयपुर में सर्वाधिक होता है। यानी जयपुर का कौन सी जगह है? यानी मोरीदा बानोला, जयपुर। मोरीदा बानोला जयपुर में सर्वाधिक लौह अयस्क का उत्पादन होता है। यह हमें ध्यान रखना है विद्यार्थियों। कहाँ होता है? यह मोरीदा बानोला जयपुर में सर्वाधिक होता है। और अन्य स्थान है नीमला, रायसेला कहाँ है? दौसा में है। अन्य कहाँ होता है? नीमला, रायसेला ये है दौसा में। ये हमें ध्यान रखना है। तो विद्यार्थियों, लौह अयस्क का उत्पादन राजस्थान के कौन से जिले में होता है? तो मोरीदा बानोला जयपुर और नीमला रायसेला दौसा में होता है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वोलेस्टोनाइट का उत्पादन राजस्थान में कहाँ होता है? तो वोलेस्टोनाइट का उत्पादन होता है सिरोही, उदयपुर और कहाँ होता है? अजमेर में। कहाँ होता है? सिरोही, उदयपुर और अजमेर में इसका उत्पादन होता है। किसका? वोलेस्टोनाइट का होता है। यानी सिरोही, उदयपुर और अजमेर में होता है। और राजस्थान में लगभग 88% भंडार वोलेस्टोनाइट के हैं। ये हमें ध्यान रखना है। कितने परसेंट है? यानी राजस्थान में लगभग यानी 88% भंडार है। किसके हैं? वोलेस्टोनाइट के हैं। और वोलेस्टोनाइट का उत्पादन कहाँ होता है? सिरोही, उदयपुर, अजमेर और सिरोही, उदयपुर, अजमेर यानी 3 जिलों में सर्वाधिक उत्पादन होता है। राजस्थान में 88% भंडार वोलेस्टोनाइट के हैं। लगभग अभी तक जितने बार प्रश्न पूछा है उसमें ऑप्शन दिया होता है सिरोही। तो सिरोही का आंसर हमारा एकदम सही होगा। यानी सिरोही पूछा जाता है जहां सर्वाधिक होता है
वो लगभग आंसर दिया जाता है। तो वर्चनाइट का उत्पादन कहाँ होता है? सिरोही में होता है, ये हमें ध्यान रखना है। आगे है 5वां प्रश्न हमारा, लवणीय भूमि के उपचार में कौन से खनिज उपयोग में लिए जाते हैं? यानी लवणीय भूमि का उपचार के लिए कौन से खनिज उपयोग में लिए जाते हैं? तो रॉक फॉस्फेट का उपयोग किया जाता है। किसका? रॉक फॉस्फेट, रॉक फॉस्फेट का उपयोग किया जाता है। रॉक फॉस्फेट का उपयोग किया जाता है, ये हमें ध्यान रखना है। और रॉक फॉस्फेट के सर्वाधिक भंडार कहाँ है? जामरकोटड़ा, उदयपुर में रॉक फॉस्फेट के सर्वाधिक भंडार है। कहाँ है? जामरकोटड़ा, जामरकोटड़ा उदयपुर, जामरकोटड़ा उदयपुर में रॉक फॉस्फेट के सर्वाधिक भंडार है, ये हमें ध्यान रखना है विद्यार्थियों। आगे हमारा 6वां प्रश्न है, कौन से जिले को राजस्थान में तांबा जिला के नाम से जाना जाता है? यानी कौन सा राजस्थान का ऐसा जिला है जिसको तांबा जिला के नाम से जाना जाता है? तो झुंझुनू जिले को तांबा जिला के नाम से जाना जाता है। कौन सा जिला है? झुंझुनू, झुंझुनू जिले को तांबा जिला के नाम से जाना जाता है। यानी उत्पादन की दृष्टि से दूसरे स्थान पर है। कौन? यानी राजस्थान उत्पादन की दृष्टि से दूसरे स्थान पर है। तांबा में उत्पादन की दृष्टि से, उत्पादन की दृष्टि से दूसरे स्थान पर है। राजस्थान दूसरे स्थान पर है। और पहला स्थान किसका है? पहला स्थान है मध्य प्रदेश का, यानी एमपी का पहला स्थान है। ओके मित्रों, और भंडारों की दृष्टि से राजस्थान का प्रथम स्थान है। यानी उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का तो दूसरा स्थान है तांबे में, और भंडारों की दृष्टि से राजस्थान का पहला स्थान है। और भंडार की दृष्टि से पहला स्थान है, भंडार की दृष्टि से राजस्थान का पहला स्थान है, पहला स्थान है, ये हमें ध्यान रखना है। यानी कौन से जिले में को राजस्थान में तांबा जिला के नाम से जाना जाता है? तो झुंझुनू जिले को तांबा जिला के नाम से जाना जाता है। उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का देश में दूसरा स्थान है और पहला मध्य प्रदेश का है। और भंडार की दृष्टि से राजस्थान का पहला स्थान है, ये हमें ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में सीसा दस्ता के भंडार देश के कुल भंडारों का कितने प्रतिशत है? तो कितने प्रतिशत है? लगभग 89% भंडार है वो सीसा दस्ता के भंडार है। यानी देश के कुल भंडारों के कितने प्रतिशत है? तो 89% भंडार है सीसा दस्ता के राजस्थान में है। कितने हैं? 89% भंडार लगभग है ये राजस्थान में है, ये हमें ध्यान रखना है। और इसमें क्या है? सीसा दस्ता में राजस्थान का एकाधिकार है, यानी 89% है तो हमें पता लग रहा है कि एकाधिकार है, यानी राजस्थान का एकाधिकार है, राजस्थान का एकाधिकार है, ये हमें ध्यान रखना है। किसमें? सीसा दस्ता में राजस्थान का एकाधिकार है। अगला प्रश्न है, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड द्वारा राजस्थान में कौन से जिंक स्मेल्टर स्थापित किए गए हैं? तो कौन कौन से हैं? एक है चंदेरिया, दूसरा है दरीबा और तीसरा है देवारी। कौन से हैं? एक है चंदेरिया, दूसरा है दरीबा और तीसरा है देवारी। वो भी नोट कर लेते हैं। यानी हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड द्वारा राजस्थान में कौन से जिंक स्मेल्टर है, कौन से जिंक स्मेल्टर स्थापित किए गए हैं? किसके द्वारा? हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के द्वारा। तो हम नोट करते हैं कि पहला है चंदेरिया। कौन सा है? चंदेरिया। चंदेरिया जिंक स्मेल्टर है, यानी ये कहाँ है? ये राजसमंद में है। चंदेरिया, ये चंदेरिया है, ये चित्तौड़गढ़ में है, राजसमंद में नहीं है, ये चित्तौड़गढ़ में है।
चित्तौड़गढ़, चंदेरिया चित्तौड़गढ़, यानी च से चंदेरिया और च से चित्तौड़गढ़ में है। उसके बाद देखते हैं दरीबा। दरीबा, ये दरीबा है, ये क्या है, राजसमंद में है। दरीबा राजसमंद में है और देवारी उदयपुर में है। देवारी ये उदयपुर में है। ये हमें ध्यान रखना है कि हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड द्वारा राजस्थान में कौन से जिंक संयंत्र स्थापित किए गए हैं? तो चंदेरिया, चित्तौड़गढ़, दरीबा जिंक संयंत्र राजस्थान, देवारी जिंक संयंत्र उदयपुर, यानी 3 स्थापित किए गए हैं हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड द्वारा। ये 3 जिंक संयंत्र स्थापित किए गए हैं। चंदेरिया जिंक संयंत्र चित्तौड़गढ़, दरीबा जिंक संयंत्र यानी राजसमंद और देवारी जिंक संयंत्र उदयपुर में स्थापित किए गए हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान में फर्लोस्पार का उत्पादन सर्वाधिक कहां होता है? तो सर्वाधिक होता है मांडो की पाल, डूंगरपुर में सर्वाधिक उत्पादन होता है। किसका? फर्लोस्पार का, यानी मांडो की पाल डूंगरपुर में। मांडो की पाल कहां है? यह है डूंगरपुर। मांडो की पाल डूंगरपुर में होता है। ये हमें ध्यान रखना है विद्यार्थियों, ये हमें ध्यान रखना है। उसके बाद देखते हैं जालोर, सिरोही और उदयपुर में भी फर्लोस्पार का उत्पादन होता है। कहां होता है? जालोर, सीकर और सिरोही में होता है। कहां होता है? जालोर और कहां होता है? जालोर, सीकर और सिरोही में होता है। जालोर, सीकर और सिरोही में भी उत्पादन होता है। किसका होता है? फर्लोस्पार का उत्पादन होता है, यानी सर्वाधिक होता है मांडो की पाल डूंगरपुर, और इसके अलावा जालोर, सीकर और सिरोही में भी उत्पादन होता है। मुल्तानी मिट्टी राजस्थान में सर्वाधिक कहां मिलती है? यानी मुल्तानी मिट्टी ये राजस्थान में सर्वाधिक कहां मिलती है? तो मुल्तानी मिट्टी सर्वाधिक बाड़मेर, बीकानेर और जोधपुर में मिलती है। कहां मिलती है? बीकानेर और बाड़मेर, बीकानेर, बाड़मेर और जोधपुर में मिलती है। ये हमें ध्यान रखना है, यानी मुल्तानी मिट्टी राजस्थान में सर्वाधिक कहां मिलती है? तो बीकानेर, बाड़मेर और जोधपुर में मिलती है। ये हमें ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक गैस के भंडार राजस्थान में कहां है? यानी प्राकृतिक गैस के भंडार राजस्थान में कहां है? बोटारू, जैसलमेर, रामगढ़ जैसलमेर में है। और कहां पर है? डांडेवाला, सादेवाला, गुमानीवाला, यहाँ भंडार है। यानी प्राकृतिक गैस के भंडार कहां है? हम नोट कर लेते हैं। यानी एक तो है बोटारू यानी जैसलमेर में है। बोटारू जैसलमेर में प्राकृतिक गैस के भंडार है। यानी इसमें क्या है? मीथेन और हीलियम के भंडार है। मीथेन और हीलियम के भंडार है। क्या है? मीथेन और हीलियम के भंडार है। बोटारू जैसलमेर में मीथेन और हीलियम के भंडार है विद्यार्थियों। इसके अलावा अन्य कहां पर है वो देखते हैं कि रामगढ़ में भी है, यानी रामगढ़ जैसलमेर में है। डांडेवाला, रामगढ़, डांडेवाला, सादेवाला और कहां पर है? यानी और है मनहरी टिबा। कहां है? मनहरी टिबा में है। मनहरी टिबा यहाँ है। तो यहाँ क्या है? इन सभी में क्या है? यहाँ तक कि प्राकृतिक गैस के भंडार है। कौन से हैं? प्राकृतिक गैस के भंडार है। ये हमें ध्यान रखना है। राजस्थान में लिग्नाइट कोयला उत्पादन क्षेत्र कहाँ है? बरसिंहसर, बीकानेर, कपूरडी, बाड़मेर और मेड़ता नागौर में है।
राजस्थान भारत में कौन से खनिजों में एकाधिकार रखता है? तो जास्पर, तांबा, सीसा, जस्ता और वोलेस्टोनाइट में एकाधिकार रखता है। लोहे एस्टर का उत्पादन राजस्थान में कौन से जिले में होता है? तो मोरीजा, बांधवा, जयपुर, नीमला, रायसेला, दौसा। यहाँ क्या होता है कि लोहे का उत्पादन होता है सर्वाधिक। वोलेस्टोनाइट का उत्पादन राजस्थान में कहां पर होता है? तो वोलेस्टोनाइट का उत्पादन सिरोही, उदयपुर और अजमेर में होता है। और कितने प्रतिशत होता है? यानी भारत का इन राजस्थान में 88% भंडार है। यह हमें ध्यान रखना है। पांचवा प्रश्न था लवणीय मृदा के उपचार में यानी कौन सा खनिज उपयोग में लिया जाता है? तो रॉक फॉस्फेट। यानी ये कहां मिलता है? ये झामर कोटड़ा, उदयपुर में मिलता है। अगला प्रश्न था कौन से जिले को राजस्थान में तांबा जिला के नाम से जाना जाता है? तो झुंझुनू को यानी उत्पादन की दृष्टि में राजस्थान का तांबे में दूसरा स्थान है। पहला स्थान है मध्य प्रदेश का और भंडार की दृष्टि से राजस्थान का तांबा भी पहला स्थान है। ये भी हमें ध्यान रखना है। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड द्वारा राजस्थान में कौन से जिंक समेटर स्थापित किए गए? तो चंदेरिया जिंक समेटर चित्तौड़गढ़, दरीबा जिंक समेटर राजसमंद, देवारी जिंक समेटर उदयपुर में स्थापित किए गए। यानी 3 स्थापित किए गए हैं। राजस्थान में फर्लोस्पार का उत्पादन सर्वाधिक कहां होता है? तो मांडोवी पार डूंगरपुर में होता है। अन्य जालोर, सीकर और सिरोही में भी होता है। मुल्तानी मिट्टी कहां पाई जाती है राजस्थान में? बीकानेर, बाड़मेर और जोधपुर में मुल्तानी मिट्टी पाई जाती है। प्राकृतिक गैस के भंडार राजस्थान में कहां पर है? तो बोटारू, जैसलमेर। यानी यहाँ पर क्या है? मीथेन और हीलियम के भंडार है। और रामगढ़, डांडेवाला, सादेवाला और मनहरी टिब्बा में प्राकृतिक गैस के भंडार है विद्यार्थियों। अब हम क्या करते हैं आगे, जैसे आगे के प्रश्न और है जो जीके के खनिजों के, वो भी प्रश्न हम अभी हल करेंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं मित्रों। 12वां प्रश्न है नमक का उत्पादन राजस्थान में कहां होता है? यानी नमक का उत्पादन राजस्थान में कहां होता है? तो सर्वाधिक नमक का उत्पादन होता है सांबर में, उसके बाद डीडवाना, नागौर में। तो कहां होता है? सांबर में नमक का उत्पादन होता है। और उसके बाद डीडवाना है, पचपदरा है, डीडवाना, पचपदरा। यानी पचपदरा कहां है? डीडवाना नागौर में है, पचपदरा बाड़मेर में है और लोणकरनसर ये बीकानेर में है। लोणकरनसर ये बीकानेर में है। तो सर्वाधिक नमक का उत्पादन कहां होता है? तो सांभर, जयपुर, डीडवाना, नागौर, पचपदरा, बाड़मेर, लोणकरनसर, बीकानेर और फलौदी में भी होता है। यानी फलौदी ये कहां है? जोधपुर। और वर्तमान में जिला बना दिया गया है फलौदी को। ये भी ध्यान रखना है। तो नमक का उत्पादन कहां होता है? सांबर, डीडवाना, पचपदरा, लोणकरनसर और फलौदी में होता है। जैतून रिफाइनरी राजस्थान में कहां स्थापित की गई? यानी जैतून तेल के लिए जो रिफाइनरी स्थापित की गई है राजस्थान में, कहां की गई है? तो विद्यार्थियों लोणकरनसर, बीकानेर में की गई है। कहां? लोणकरनसर, बीकानेर। लोणकरनसर कहां है? बीकानेर। बीकानेर में लोणकरनसर में जैतून रिफाइनरी स्थापित की गई है। कौन सी? जैतून की रिफाइनरी स्थापित की गई है लोणकरनसर, बीकानेर में विद्यार्थियों। ये भी ध्यान रखना है। और कब की गई? यानी इसकी स्थापना कब की गई? इसकी स्थापना की गई है 3 अक्टूबर 2014 को। कब की गई? 3 अक्टूबर 2014 को। 3 अक्टूबर 2014 को जैतून रिफाइनरी की स्थापना लोणकरनसर, बीकानेर में की गई है। अगला प्रश्न है फेल्सपार का उत्पादन राजस्थान में कहां होता है? तो फेल्सपार का उत्पादन राजस्थान में सर्वाधिक अजमेर में होता है। फेल्सपार का उत्पादन अजमेर में होता है। फर्लोस्पार का उत्पादन डूंगरपुर में होता है। यानी
थर्लोस्पार मांडो की पाल डूंगरपुर में और फेल्सपार का उत्पादन अजमेर में होता है। कहाँ होता है? अजमेर में। फेल्सपार यानी अजमेर में उत्पादन होता है और इससे क्या बनता है? सिरेमिक उद्योग यानी कांच का उद्योग बनता है। कांच के उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, यानी सिरेमिक उद्योग और कांच उद्योग और अन्य भी कई उद्योग हैं, जैसे हस्तशिल्प यानी टाइल्स उद्योग है, वो भी टाइल्स उद्योग के लिए भी आवश्यक है। ओके विद्यार्थियों, ये भी ध्यान रखना है कि फेल्सपार का उत्पादन राजस्थान में कहाँ होता है? अजमेर में होता है। इसके क्या कार्य किया जाता है? सिरेमिक उद्योग, कांच उद्योग और टाइल उद्योग के लिए जाना जाता है। ये हमें ध्यान रखना है विद्यार्थियों, ये हमें ध्यान रखना है। यानी राजस्थान क्या है? इसके उत्पादन में देश का सबसे बड़ा राज्य है, यानी सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान में होता है। ये भी हमें ध्यान रखना है, यानी सर्वाधिक उत्पादन इसका राजस्थान में होता है। ये भी ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, एस्बेस्टोस का उत्पादन राजस्थान में सर्वाधिक कहाँ होता है? तो एस्बेस्टोस राजस्थान में ऋषभदेव उदयपुर में होता है। कहाँ होता है? ऋषभदेव उदयपुर में एस्बेस्टोस का सर्वाधिक उत्पादन होता है। ये भी ध्यान रखना है विद्यार्थियों। इससे क्या होता है कि सीमेंट का उत्पादन सीमेंट में काम में लिया जाता है और सीमेंट की चादर बनाने के लिए काम में एस्बेस्टोस का काम लिया जाता है। यानी सीमेंट की चादर बनाने के काम आता है। सीमेंट की चादर बनाने के लिए काम में आता है। ये हमें ध्यान रखना है। यानी एस्बेस्टोस का उत्पादन राजस्थान में सर्वाधिक कहाँ होता है? तो ऋषभदेव में होता है। सीमेंट की चादर बनाने के काम में आता है, यानी और इसमें क्या है? सीमेंट की पाइपें भी बनती है, पाइप भी बनाने के काम आता है, या अन्य पाइपें यानी सीमेंट की पाइपें बनाने के काम आता है। अगला प्रश्न रीजनिंग मैथ का है, अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार शब्दों को व्यवस्थित कीजिए। इस प्रकार के रीजनिंग के प्रश्न पूछे जाते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार शब्दों को व्यवस्थित करें। ये हमें करना है कि इसको व्यवस्थित करना है। किस तरीके से व्यवस्थित होगा अभी हम करके देखते हैं। हमारे पास ऑप्शन इस प्रकार दिए होते हैं कि DENOTE, DESTINY, DIAGONAL, DEMAND, DENSTSITY इस प्रकार की स्पेलिंग होगी। इसको अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार व्यवस्थित करना है। तो अब हम इनको व्यवस्थित करते हैं। जैसे पहली जो स्पेलिंग है इसको यहाँ नोट करेंगे हम बड़े बड़े अक्षरों में और अल्फाबेट यानी बड़े अक्षरों में करेंगे। जैसे DENOTE, यानी ये है, ये हमने यहाँ लिख लिया है, यानी 1 नंबर ऑप्शन वाला हमने यहाँ लिख लिया है। आगे ये लिखेंगे, ये है 2 नंबर, यानी 2 नंबर वाला इसके नीचे लिखेंगे DES, यानी 2 नंबर वाला D, इनके सीध में लिखना है DESTINY, यानी इसके सीध में लिखना है। जितने भी अक्षर आएंगे वो इनके सीध में लिखते हुए आगे बढ़ेंगे। यानी 3 नंबर में क्या है? ये है DIAGONAL, DIAGONAL। उसके बाद ये है DEMAND, यानी 4 नंबर में है DEMAND और 5 नंबर में है DENSITY। 5 में है DENSITY
SIT और Y, यानी ये हमारे पास ऑप्शन है। इनको अंग्रेजी वर्णमाला के शब्दों के अनुसार व्यवस्थित करना है। ये है DENOTE को यहाँ लिखा, DESTINY को यहाँ लिखा, इसको यहाँ लिखा और इस स्पेलिंग को यहाँ लिखा, इसको यहाँ लिखा और इन अक्षरों को एक सीध में लिख देते हैं। एक सीध में लिखने के बाद हम इनको हल करेंगे। देखें, अंग्रेजी की जो वर्णमाला है जिसमें ABCD होती है, ABCD, तो इस क्रम में हम आगे बोलते हुए Z तक जाएंगे। देखें कि पहले क्या है, D है, D सभी में है, तो एक जैसे है ऑप्शन ये D सभी में है। उसके बाद देखते हैं यहाँ E है और यहाँ I है और यहाँ E है। अब हम अंग्रेजी में अक्षर होते हैं उनको बोलेंगे, तो जैसे ABCDE आ गया, E पहले आएगा, E इसमें भी है, E इसमें भी है, E इसमें भी है, E इसमें, यानी इसमें कॉमन चल रहा है E, और ये I बाद में आता है, किसको एक बार छोड़ेंगे, उसके बाद हम आगे चलेंगे। जैसे E पहले आएगा, यानी पहले कौन सा ऑप्शन आएगा, इनमें से ऑप्शन आएगा कोई पहले, इन चारों में से, यानी I बाद में आता है इनको पढ़ेंगे। इनमें से पहले कौन सा अक्षर आएगा ये देखेंगे कि A यहाँ पर आ गया, ये A यहाँ पर आ गया, तो पहली बार कौन सा आ गया, 3 नंबर वाला। तो पहली बार कौन सा आ गया, 3 नंबर वाला। ऑप्शन दिए होंगे वहां पर, तो जैसे वहां पर A ऑप्शन होगा उसमें क्या होगा कि यहाँ 3 लिखा होगा इस तरीके से। उसके बाद हम देखते हैं, इसको हमने कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद क्या है, इसको हम नहीं पढ़ेंगे, दूसरी बार इसको पढ़ना नहीं है, इसको छोड़ देना है। उसके बाद अब 4 ऑप्शन है, यानी ये तो पहली बार आ गया, अब ये 4 है। 4 ऑप्शन में से पहले देखें D, दोबारा उसी साइड से पढ़ने हैं शुरू से, D एक जैसे हैं। उसके बाद E एक जैसे हैं। उसके बाद 4 है ये, इनमें से पहले कौन सा आएगा, देखें कि ABCDEFGHIJKLM, M पहले आ रहा है, M S बाद में आएगा, N भी बाद, M पहले आ रहा है ये, यानी इन चारों में से M पहले आ रहा है। तो ये क्या है, यहाँ पर 1 नंबर, यहाँ 1 नंबर, यहाँ और यहाँ पर क्या है, चौथा है ये, इसमें ये 2 नंबर पर आ रहा है, यहाँ ये 2 नंबर पर आ रहा है। ओके, ये 2 नंबर पर आ रहा है, तो यहाँ 4 ऑप्शन दिए होंगे, यहाँ 4, यानी पहले 3 वाला आया, उसके बाद ये 4 वाला आया है यहाँ पर। उसके बाद क्या है, अब इसको हम नहीं पढ़ेंगे, इन दोनों को नहीं पढ़ेंगे। अब ये ऑप्शन रह गया और ये 2 रह गए अपने पास। इसमें D है, इसमें भी D है, इसमें भी D है, E है। अब रहेंगे 2 ये और एक N है। N पहले आते हैं, तो N पहले आते हैं, कॉमन है ना, तो ये पहले आएगा ना ये आएगा। अगला अक्षर पढ़ेंगे यहाँ पर, तो NKLMNO, O पहले आएगा, उसके बाद S आएगा, तो O पहले आएगा, तो ये 3 नंबर में आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, 1 नंबर है, तो यहाँ पर 1 नंबर आ जाएगा। ओके, उसके बाद हम क्या है, इसको अब नहीं पढ़ेंगे, इसको हम छोड़ देंगे, क्यों, इनको हमने हल कर लिया। अब ये 2 रह गए, इस 2 में क्या है, D पहले है, E पहले है, N और S है। N और S में KLMN, N पहले आ रहा है, S बाद में आएगा, तो ये आ जाएगा 4 नंबर में, यानी ये 5 है यहाँ पर ऑप्शन में, यहाँ 5 होगा। अब बचा क्या, बचा 2 नंबर वाला, ये बचा, ये यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा। ये हमारे ऑप्शन में होंगे 3 4 1 5 2, यानी पहले 3 आएगा, उसके बाद 4, उसके बाद 1, उसके बाद 5 2, यानी पहले 4, पहले ये आया था हमारे पास, ये 4 3 वाला ये आया था पहले, उसके बाद आया था ये 2 नंबर में 4 वाला, उसके बाद आया था ये 3 वाला, इसके बाद 5 वाला, फिर 2 वाला। इस प्रकार से हमारे आंसर होंगे। इसी प्रकार आंसर दिए होंगे, इसी प्रकार से आंसर दिए होंगे 4 3 2 1 5, इस तरीके से आंसर होंगे। सी में दे देंगे वो 1 2 3 4 5, और डी में आंसर होंगे हमारे पास जैसे 2 4 3 1 5 और क्या रह गया
यानी ये इस प्रकार से आंसर होंगे। तो हमारे पास व्यवस्थित क्रम में ये आया हमारे पास, यानी ये 3 4 पहले आया 3 वाला, क्यों डी 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 सभी में आ रहे हैं, उसके बाद में ई ई आ रहे हैं, उसके बाद हमने देखा ए आया, ए पहले आया, इसको हमने नोट कर लिया। 3 नंबर वाला है, यहाँ 3 नंबर वाला आ गया। उसके बाद इसको पढ़ना नहीं है, इसको छोड़ देना है। उसके बाद ये 4 रहेंगे तुम्हारे पास। इन चारों में से पहले कौन सा आया था? 4 नंबर वाला आया था ये, यानी इन चारों में से पहले ये 4 नंबर वाला आया, उसके बाद 1, उसके बाद 5, उसके बाद 2। ये करेंगे आपको समझ में और आ जाएगा। ठीक है, अब करते हैं जी, दिए गए शब्दों को शब्दकोश क्रम के अनुसार व्यवस्थित करें। ये शब्दकोश होंगे एग्जाम में, इनको व्यवस्थित करना है। उसी तरीके से बड़े शब्दों में लिखेंगे हम LASTED, यानी 1 नंबर वाला LASTE और D, ये 2 नंबर में है। 2 नंबर में LOOP, यानी इनके सीध में रखेंगे LOOP, और फिर LAKE, उसके बाद 4 नंबर में है LIEER। अब क्या करेंगे, इनमें से कॉमन L इसमें है, L इसमें, L इसमें, L चारों में L है। उसके बाद क्या है, पहले अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर आएगा वही पहले माना जाएगा, यानी इसमें क्या I तो बाद में आता है इस चारों में से, यानी इसमें तो L है, इसमें A और इसमें A है। पहले इन दोनों को देखना है। उसके बाद क्या है, A आ रहा है, उसके बाद K और S है। K और S से छांटना, पहले क्या आएगा, K आएगा, पहले K आएगा 1 नंबर में। यहाँ क्या ऑप्शन है, 3 है, तो यहाँ आ जाएगा 3। उसके बाद क्या, इसको पढ़ना नहीं है, इसको छोड़ देना। अब हमारे पास ये बच गया 3। अब क्या है, इसमें L है, इसमें L है, इसमें L है। ओके, अब इसमें A, O और I, पहले कौन आएगा, A वाला आएगा, ये आएगा पहले, ये आएगा पहले, यानी 2 नंबर में ये, यानी यहाँ कितने नंबर है, 1 नंबर है, यहाँ 1 नंबर है। ओके, अब इसको नहीं पढ़ना है हमारे को, इसको नहीं पढ़ना है। कौन सा, A वाला, ये है, ये नहीं पढ़ना है। अब रह गए 2 हमारे पास के LOOP और LIEER। इनमें L है, इसमें L है, इसमें O है, इसमें I है। पहले क्या आएगा, I आता है, पहले I आता है, 4 नंबर वाला I आता है, यानी ये 4 नंबर है, तो ये यहाँ 4 नंबर आ जाएगा। ठीक है, अब इसको मत पढ़ना। इसके बाद ये 1 बचा है 2 नंबर वाला, 2 नंबर आ जाएगा। ये हमारा आंसर है 3 1 4 2। ठीक है विद्यार्थी, आगे और करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा विद्यार्थियों। आगे और करते हैं, हमारा अगला प्रश्न होगा जैसे 18वां प्रश्न अभी करते हैं। 18वां प्रश्न है, निम्न शब्दों को शब्दकोश में आने वाले क्रम के अनुसार लिखें। यानी निम्न शब्दों को शब्दकोश में आने वाले क्रम के अनुसार लिखें। यानी पहले हमने 2 क्वेश्चन किए हैं, अगर 2 और हमने कर लिए होंगे हम, तो ये प्रश्न कभी हमारे गलत नहीं होंगे। हम इन दोनों प्रश्नों को अभी हल करते हैं, उसके बाद आपके ये प्रश्न कभी गलत नहीं होंगे। देखिए BOND, यानी इसके सीधे में लिखा हुआ, यानी वो कहीं देगा, एग्जामिनर यहाँ लिख देगा 1 2 3 4 और 5 यहाँ लिख देगा और कहेगा कि इसको व्यवस्थित करें। इसी तरीके से आपको सजाना है, यहाँ पर इसको सजाकर उसमें हम क्या करेंगे, बारी बारी से इनको पढ़ेंगे और हल करते हुए आगे बढ़ेंगे। यानी इसमें क्या है, B है, इसमें B है, इसमें B है, इसमें B है। उसके बाद इसमें देखेंगे R O और A। पहले क्या आएगा, A वाली लाइन पहले आती है, A वाली लाइन क्या है, पहले आती है। इधर क्या है, 2 नंबर है, तो यहाँ ऑप्शन में हमारे पास 2 होगा पहले लिखा हुआ। उसके बाद इसको हम छोड़ देंगे, इसको नहीं पढ़ना। अगली बार 1 2 3 बचे, B B B, O R O से पहले R आता है या O पहले आता है, K L M N O आता है, O पहले आता है, R बाद में आता है, O पहले आता है। तो 2 नंबर में यहाँ कितने हैं, 1। उसके बाद यहाँ 1 लगा, इसको अभी के बाद छोड़ देना। उसके बाद ये 2 लाइनें,
बी बी कॉमन है, आर आर कॉमन है, ए कॉमन है। उसके बाद एन और आई है। इसमें से पहले क्या आएगा? आई पहले आएगा, आई पहले आएगा यानी 3 नंबर वाला, यानी ये यहाँ क्या है? 4 नंबर, यहाँ 4 नंबर है। उसके बाद ये हो गया। अब कितना बचा? ये बचा 3 नंबर वाला, ये यहाँ 3 नंबर। हमारा आंसर क्या है? 2 1 4 3 है, यानी 2 1 4 3, ये 4 नंबर में आता है। इसी तरीके से ये दिए गए शब्दों को शब्दकोश के अनुसार सार्थक क्रम में व्यवस्थित करें। इसमें डी है, डी है, डी है, डी है। इसमें आर 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 कॉमन है। इसमें आई 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 और ये ए आ गया। तो पहले कौन सा आ गया? ए आ गया, यानी 4 नंबर वाला, यहाँ 4 नंबर वाला। उसके बाद इसको छोड़ देंगे हम। उसके बाद ये 3 है, डी कॉमन है, आर है, आई है। उसके बाद ये देखिए वी एन और एन। इसके बाद पहले कौन सा अक्षर है? एन आएगा या वी आएगा? वी आएगा। कौन सा आएगा? के एल एम एन, एन आएगा। ओ पी क्यू आर एस टी यू, वी बाद में आता है, एन आएगा, यानी ये 2 एन है। उसके बाद के जैसे आ गया। उसके बाद ये आ गया आई, इसके बाद आई आ गया, तो ये आ गया आपने यानी 2 नंबर में। यहाँ कितने नंबर है? 2 नंबर है, यहाँ 2 नंबर है। ये अब छोड़ देना है हमारे, ये अब छोड़ देना है, क्योंकि इन दोनों में से क्या है? ये डी आर आई एन के एक जैसे है। इसके बाद आई आ गया यहाँ पर, ये आई यहाँ आ जाएगा। ओके। उसके बाद हम देखते हैं कि इनमें से देखते हैं 2 बचे हमारे पास, डी डी आर आर आई आई और एन और वी है। इसमें से पहले कौन सा आएगा? एन आएगा। कौन सा आएगा? एन आएगा, यानी ये आएगा यहाँ 1 नंबर वाला, ये आएगा 1 नंबर, यहाँ पर 1 नंबर। उसके बाद ये बच गया 4, ये 3 वाला बच गया डी आर आई वी, ये 3 हमारा आंसर आ गया। ओके, आगे हम करते हैं 20वां प्रश्न है, इसको भी हम हल करते हैं। 20वां प्रश्न है, क्या है? दिए गए शब्दों को सार्थक क्रम में व्यवस्थित करें। दिए हुए शब्द है, इनको सार्थक क्रम में व्यवस्थित करना है। इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। महाविद्यालय, शिशु, बच्चा, विद्यालय और युवा। तो इसमें से पहले कौन सा होगा? शिशु होगा। कौन सा होगा? शिशु, यानी 1 नंबर में क्या होगा? शिशु। और 2 नंबर में ये बच्चा, यानी 3 बच्चा। उसके बाद ये हो गए दोनों। अब क्या होगा? इसके बाद विद्यालय, यानी पहले शिशु, उसके बाद बच्चा, फिर विद्यालय जाएगा। फिर क्या जाएगा? विद्यालय जाएगा, यानी 4 नंबर वाला, यानी विद्यालय जाएगा। विद्यालय के बाद क्या है वो? जैसे महाविद्यालय या युवा, इसमें से एक होगा, यानी युवा। विद्यालय जाएगा, युवा हो जाएगा। उसके बाद ये महाविद्यालय जाएगा, यानी 5 वाला युवा। फिर है 1 वाला, यानी महाविद्यालय। इस प्रकार के प्रश्न आते हैं। इनमें क्या है? और तरीके से दे देता है एग्जामिनर, जैसे दे देता है मिट्टी है, यहाँ पर मिट्टी किस देता है? 1 में मिट्टी, यहाँ मिट्टी। उसके बाद बी में ईंटें, उसके बाद भवन, सी में भवन, और उसके बाद 4 नंबर में दे देगा इमारत। इस तरीके से वो उसको सजाना है, यानी शुरुआत में क्या होती है? मिट्टी, उससे ईंटें बनती है, ईंटों से भवन, फिर इमारत, बड़ी इमारत बन जाती है। इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं विद्यार्थियों। अब हम करेंगे मानसिक योग्यता के प्रश्न करते हैं विद्यार्थियों। 21वां प्रश्न है, अच्छी पाठ्य पुस्तक में गुण होने चाहिए। एक अच्छी पाठ्य पुस्तक है, उसमें कौन कौन से किस प्रकार के गुण होने चाहिए? हमारे पास ऑप्शन है, पाठ्यक्रम पर आधारित हो, या विषय वस्तु का आयोजन ठीक प्रकार हो, या अध्यापक अध्यापिका को पढ़ाने के तरीके से अवगत कराए, ये इसमें हो, या देखने में आकर्षक हो। अच्छी पाठ्य पुस्तक में गुण कैसे होने चाहिए ये बताना है विद्यार्थियों। अब हम देखेंगे कि पाठ्यक्रम पर आधारित हो। पाठ्यक्रम पर तो आधारित होती ही है, ये तो हमें पता है, ठीक है। 1 नंबर करेक्ट आंसर देखना है हमारे को। 1 नंबर सही आंसर होना चाहिए, जो इनसे सर्वाधिक अच्छा उत्तर हो।
विषय वस्तु का आयोजन ठीक प्रकार हो, अध्यापक अध्यापिका को पढ़ाने के तरीके से अवगत कराए, तरीके जो अच्छे, जैसे पाठ्य पुस्तक, अच्छी पाठ्य पुस्तक में ये पढ़ाने के तरीके नहीं दिए होते विद्यार्थियों, ये हमें ध्यान रखना है। ये तो अध्यापक पर ही डिपेंड करता है। देखने में आकर्षक उसकी जिल्द है, उसको बढ़िया बना दे, अंदर कुछ भी ना हो तो वो हमारे क्या काम की होती है, यानी देखने में आकर्षक हो, ये भी नहीं है। अब हमारे पास दो ऑप्शन है, पाठ्यक्रम पर आधारित होती है, ये भी ठीक है। विषय वस्तु का आयोजन ठीक, यानी उसके अंदर जो भी विषय वस्तु पाठ दिए होते हैं, लेसन दिए होते हैं, वो अच्छे तरीके से हो तो ही अच्छी पाठ्य पुस्तक में गुण माने जाते हैं। तो हमारा आंसर है बी हमारा करेक्ट आंसर है, यानी विषय वस्तु का आयोजन ठीक प्रकार हो, ये हमारा आंसर है। अगला प्रश्न है, भाषा किसका माध्यम है? भाषा किसका माध्यम है? विचारों के स्तर का, या सहज अभिव्यक्ति का, या फिर अच्छे परस्पर संबंधों का, या सामाजिक आदान प्रदान का? तो भाषा किसका माध्यम है विद्यार्थियों? विचारों का, या सहज अभिव्यक्ति का, या अच्छे परस्पर संबंधों का, या सामाजिक आदान प्रदान का? तो इसमें करेक्ट आंसर है सहज अभिव्यक्ति का माध्यम है। बात किसका माध्यम है? भाषा सहज अभिव्यक्ति का माध्यम है। अध्यापकों के किन गुणों से छात्र अधिक प्रभावित होते हैं? अध्यापक के कौन से इससे ज्यादा गुण है जिसमें छात्र प्रभावित होते हैं? जो उनके साथ खेलते हो, जो गृह कार्य नहीं देते, या जो कभी दंड नहीं देते, या जो अच्छा पढ़ाते हैं। तो अध्यापकों के किन गुणों से छात्र अधिक प्रभावित होते हैं? तो किन गुणों से होते हैं प्रभावित? सर्वाधिक प्रभावित होते हैं, जैसे जो अच्छा पढ़ाते हैं उसी से ही प्रभावित होते हैं। ये हमें ध्यान रखना है विद्यार्थियों। ये पीटीईटी और प्री बीएसटीसी में पूछे जाते हैं। पीटीईटी और प्री बीएसटीसी एग्जाम में, और 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीएड है उसमें भी पूछे जाते हैं। इसमें 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीएड, यानी 4 वर्षीय बीएड में भी पूछे जाते हैं। 24वां प्रश्न है, सीखने के लिए प्रोत्साहन किस प्रकार से पैदा होता है? अगर हम सीखना चाहते हैं तो प्रोत्साहन किस प्रकार से पैदा होता है? ए में है सहपाठियों से प्रेरणा प्राप्त करने से, बचपन की प्रारंभिक क्रियाओं से, या विद्यालय में सीखने की प्रक्रिया से, या अध्यापक एवं छात्रों के बीच अच्छे संबंधों से। तो इसमें से हमारे को एक आंसर ढूंढना है, जो सबसे उपयुक्त आंसर है वो हमें इसमें से ढूंढना है कि सीखने के लिए प्रोत्साहन किस प्रकार से पैदा होना चाहिए। तो विद्यालय में सीखने की प्रक्रिया से हमें प्रोत्साहन सर्वाधिक पैदा होता है। तो विद्यालय में सीखने की प्रक्रिया से, ये हमारा आंसर है, ये हमारा आंसर है। क्योंकि सहपाठियों से प्रेरणा प्राप्त करने से सीखने के लिए नहीं, यानी प्रोत्साहन लेना है सीखने के लिए, तो विद्यालय में सीखने की प्रक्रिया मिलेगी तो ही हमें प्रोत्साहन प्राप्त होगा। 25वां प्रश्न है, मनोवृत्तियां क्या है? यानी मनोवृत्तियां क्या है? मनोवृत्तियां कार्य करने की शैलियां हैं, या भावनात्मक प्रवृत्तियां हैं, या सोचने के तरीके हैं, या व्यवहार की प्रवृत्तियां हैं। तो मनोवृत्तियां क्या है? यानी सोचने के एक तरीके होते हैं, उन्हें मनोवृत्तियां कहा जाता है, यानी सोचने के तरीके ही मनोवृत्तियां होती है। आप अपने अवकाश के समय किसका अध्यापन करेंगे? यानी आप एक क्या है? शिक्षक है, तो आपको क्या है? अवकाश है, यानी छुट्टी है। उस दिन आप क्या करेंगे? शोध पत्रिकाएं पढ़ेंगे, या शैक्षिक पत्रिकाएं पढ़ेंगे, या फिर धार्मिक पुस्तकें पढ़ेंगे, या उपन्यास पढ़ेंगे। विद्यार्थियों, हमें पता है कि हम एक शिक्षक के नाते क्या करेंगे कि शैक्षिक पत्रिकाएं पढ़ेंगे, और अपने जो विद्यार्थी होते हैं कक्षा में उनको भी उनके बारे में बाद में अवगत कराएंगे कि कौन कौन सी घटनाएं हैं, उनके बारे में आपको मैं जानकारी दे रहा हूँ। तो इस प्रकार से शैक्षिक पत्रिकाएं पढ़नी चाहिए, जिनसे हमारे को शिक्षा की जो भी जानकारी हो वो हमारे तक पहुंच सके विद्यार्थियों। अब हम आगे हिंदी के क्वेश्चन करेंगे विद्यार्थियों। 22वां प्रश्न है, बहन और वहन, यानी बहन और वहन शब्द युग्म का सही विकल्प चुनिए।
यानी ये है बहन, इस तरीके से लिखा हुआ है बहन और वहन, बहन और वहन लिखा हुआ है, तो इसका शब्द का सही विकल्प चुनिए। यानी बहन का अर्थ भगिनी होता है या बहना, या फिर बहन का अर्थ सहोदरा और वहन का अर्थ बहना, या फिर बहन का अर्थ भगिनी, बहन का अर्थ ढोना, या फिर बहन का अर्थ सहोदरा या बहन का अर्थ प्रवाह। तो हमारा आंसर है कि बहन का अर्थ होता है भगिनी। क्या होता है? भगिनी। और वहन होता है ढोना, वहन करना यानी भेजना या किसी पर ढोना, यानी वहन का अर्थ होता है ढोना। तो हमारा आंसर है भगिनी। भगिनी मतलब बहन यानी भगिनी कह सकते हैं, और बहन यानी ढोना। हमारे इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। आगे है नग और नाग। नग और नाग शब्द युग्म का सही विकल्प चुनिए। यानी नग इस तरीके से है नग और नाग, नग और नाग, यानी नग का अर्थ क्या है और नाग का अर्थ क्या है? नग पत्थर है, या फिर नाग सांप है, या नग का अर्थ हीरा है, या नाग सांप की जाति। सांप की जाति तो है, चल ठीक है, लेकिन नग हीरा नहीं होता, नग हीरा नहीं होता। ये हमें ध्यान रखना है विद्यार्थियों, ये हमें ध्यान रखना है। नग पहाड़ यानी नग पहाड़ होता है, नाग नगीना नहीं होता, ये भी हमें ध्यान रखना है। और उसके बाद क्या है कि पहाड़ और सड़क, यानी नग का होता है पहाड़, नग पहाड़ होता है, और नाग एक सड़क की जाति है। यानी नग तो है पहाड़ और नाग क्या है? सांप। नाग क्या है? सांप है। तो हमारा आंसर है द ऑप्शन हमारा सही है। आगे 29वां प्रश्न है पानी और पानी, यानी पानी और पानी। इसका पानी का अर्थ क्या है और पानी का अर्थ क्या है? पानी यानी जल, पानी जल होता है, पानी विवाह नहीं होता, पानी जल होता है। पानी क्या होता है? हाथ होता है, और पानी जल होता है। ये हमारा ऑप्शन सही है। पानी जल होता है, पानी जल नहीं होता, और पानी जल होता है, पानी कुआं नहीं होता। तो हमारा आंसर है जल और हाथ। आगे है पंजाबी शब्द में प्रत्यय है, यानी पंजाबी शब्द में प्रत्यय है, यानी पंजाबी शब्द किससे बना? पंजाब यानी पंजाब, पंजाबी पंजाब, यानी पंजाब शब्द से क्या हो गया? पंजाबी, यानी ई प्रत्यय, यानी बड़ी मात्रा है पंजाबी, यानी बड़ी मात्रा, यानी ये बड़ी मात्रा है, यानी ई वाली मात्रा है ई, ये नहीं है, ये नहीं है, ये मात्रा है ई, यानी बड़ी पंजाबी। यानी कौन सा प्रत्यय है? ई प्रत्यय है। कौन सा है? ई प्रत्यय। हमारा आंसर है स ई प्रत्यय। ओके मित्रों, आगे है वासुदेव शब्द में कौन सा प्रत्यय है? यानी वासुदेव शब्द में कौन सा प्रत्यय है? वासुदेव यानी वासुदेव में प्रत्यय है एव है? नहीं है, और आ तो हो ही नहीं सकता, और वह नहीं है, यानी प्रत्यय है ए प्रत्यय होता है, एव प्रत्यय नहीं होता, आ और आ नहीं हो सकता क्यों? वासुदेवा नहीं है, वासुदेव है, तो ए प्रत्यय है। हमारा आंसर है स, यानी ए प्रत्यय। अनेक शब्द में उपसर्ग है, यानी अनेक शब्द में उपसर्ग पूछ रहा है, कौन सा है? ए उपसर्ग है अनेक में, ए नहीं है, और अने नहीं हो सकता, आ भी नहीं हो सकता, एन उपसर्ग है, यानी कौन सा है? एन, यानी हलंत है, हलंत लगा हुआ है, यहाँ पर क्या है? हलंत है, हलंत लगा हुआ है। ओके मित्रों, ये हमें ध्यान रखना है। कौन सा है? अनेक शब्द में उपसर्ग है अन। 33वां प्रश्न है उद उपसर्ग से, यहाँ हलंत है, उद उपसर्ग से बना हुआ शब्द नहीं है, यानी उद उपसर्ग से बना हुआ शब्द नहीं है। उज्ज्वल यानी उद उपसर्ग है और जवल मूल शब्द है, यानी उद उपसर्ग है और जवल क्या है? मूल शब्द है।
क्या है, मूल शब्द है, ये भी ध्यान रखना है। उधार, उद प्लस हार, उधार यानी उद प्लस यानी उद तो उपसर्ग है और हार, हार क्या है, मूल शब्द है, मूल शब्द है। और उभार में उद उपसर्ग नहीं है, हमारा आंसर है स। द में क्या है, उन प्लस उन, उद प्लस उद उपसर्ग है, उद उपसर्ग है और नति मूल शब्द है। नति क्या है, मूल शब्द है, ये भी ध्यान रखना है। तो हमारा आंसर है उबार, उबार में उद उपसर्ग नहीं है। विद्यार्थियों बने रहे इस विश्रांत एजुकेशन चैनल पर पीटीटी और प्री बीएसटीसी और 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीएड का कोर्स है जो हम करवा रहे हैं, कंप्लीट करवाएंगे, टॉपिक वाइज करवाएंगे। जीके के भी हम कर रहे हैं प्रश्न, जीके है, हिंदी है, रीजनिंग है और अन्य जो भी प्रश्न है हमारे इंपॉर्टेंट प्रश्न है वो आपको करवाता रहूंगा विद्यार्थियों। जब तक हमारा एग्जाम होगा तो बहुत ही एक पार्ट तैयार हो जाएगा हमारा और आपका सिलेक्शन होगा और पीटीटी और प्री बीएसटीसी में आपको कॉलेज मिलेगा। विद्यार्थियों मेरे साथ बने रहिए इस विश्रांत एजुकेशन चैनल पर। अब विद्यार्थियों कल मिलेंगे सुबह 4 बजे, तब तक जय हिंद, राम राम, धन्यवाद।